आप सभी का स्वागत है जेनजी कोड पे। आज हमारा टॉपिक है बेसिक ऑफ सीएसएस। हमने सीएसएस की सीरीज स्टार्ट की है और आज हम सीएसएस के बारे में बेसिक पढ़ने वाले हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा। सबसे पहले आता है व्हाट इज सीएसएस। सीएसएस क्या है? अक्सर आप जब एचटीएमएल का यूज करके अपने वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर नुमा दिखाई देता है, वो प्रॉपर एक वेब पेजेस नहीं दिखाई देता। और हम सीएसएस का यूज करके उसे डिजाइन करते हैं, डेकोरेट करते हैं, तब जाकर वो प्रॉपर एक वेब पेजेस में कन्वर्ट होता है। मैंने यहाँ पर इमेज में आपको शो की है। पहला जो कि आपको केवल स्ट्रक्चर शो हो रहा होगा, ये एचटीएमएल को प्रेजेंट करता है और जब इस पर सीएसएस अप्लाई की जाती है तो ये पूरी तरह के अच्छे घर में कन्वर्ट और ब्यूटीफुल दिखाई देने लगता है। आप सीएसएस का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जो कि अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं या फिर जनरल कोई भी आपसे पूछ सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आप सीएसएस का कंसेप्ट समझ जाएं। मैंने आपको बता दिया कि सीएसएस का यूज किया जाता है वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए। अब बात आती है हाउ कैन यू यूज सीएसएस ऑन आवर वेब पेज, यानी हम अपने वेब पेजेस पे सीएसएस को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सीएसएस के लिखने के लिए हमारे वेब पेजेस पर 3 तरीके यूज होते हैं। सबसे पहला इनलाइन सीएसएस, उसके बाद इंटरनल सीएसएस, उसके बाद होता है एक्सटर्नल सीएसएस। और तीनों तरीक़ों से आप सीएसएस अपने वेब पेजेस पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं हर एक तरीके को कोड करके आपको बताऊँगा, इसीलिए आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। मैं जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आप उसे ईजिली समझते जाइए और उसका नोट्स बना लीजिएगा और पढ़ाने के बाद एक बार अपने से प्रैक्टिस करिएगा, जिससे कि आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो इन 3 तरीकों से आप अपने वेब पेजेस पर सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस वो सीएसएस होता है जो कि डायरेक्ट आप किसी एलिमेंट में लिखते हैं। मैंने नीचे यहाँ पे एक हल्का सा कोड लिख के बता दिया है। इसको अप्लाई करने के लिए आप डायरेक्ट जो कि आपका कोड या फिर टैग होता है उसमें ही इसको अप्लाई कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ आता है हमारा इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस में आपके ऊपर जो हेड टैग होता है, मैंने आपको एचटीएमएल में बताया था कि हेड टैग और बॉडी टैग ये दोनों होते हैं। तो हेड टैग में एक स्टाइल टैग यूज होता है और उसके अंदर आप सीएसएस अप्लाई करते हैं। यानी इंटरनल को यूज करने के लिए आपको हेड टैग में स्टाइल टैग लिखना पड़ेगा और स्टाइल टैग के अंदर आप प्रॉपर एलिमेंट्स को लिखकर उस पर सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको ये कोड करके पूरा बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट बता दूँ, उसके बाद मैं हर एक टॉपिक का कोड करके आपको बताऊँगा, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, उसके बाद हर एक कंसेप्ट को हम समझेंगे। उसके बाद आता है हमारा एक्सटर्नल सीएसएस। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये सीएसएस होता है। इसमें आप करते हैं एक नई फाइल बनाते हैं सीएसएस के नाम से और उसे अपने एचटीएमएल पेज से लिंक करते हैं। लिंक करने के लिए आपको हेड टैग में इस टैग का यूज करना पड़ता है। इसके बाद आपका सीएसएस आपके पेज से लिंक हो जाता है और आप एक अलग पेज में सीएसएस का कोड लिखते हैं, जिससे कि आपका पेज काफ़ी सिंपल प्रेजेंट होता है और HTML और CSS का कोड अलग अलग होने के कारण आप उन्हें इजीली मैनेज भी कर सकते हैं। तो ये रही हमारे 3 तरीके जिससे कि आप CSS अपने पेज पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनलाइन CSS को हम VS कोड में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं आखिर इसका यूज कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप आ जाएंगे VS कोड में और अपना एक पेज बना लेंगे index.html। इस पर आप बॉयलर प्रिंट लिख लेंगे और ये रहा हमारा बॉडी का एरिया जहाँ पर कोड हम लिखने वाले हैं। मैं H1 टैग लिखता हूँ और लिखता हूँ दिस इज हेडिंग। और मैं यदि इसका आउटपुट आपको शो करूँ तो हमारे सामने कुछ ऐसा आउटपुट आएगा। आपको नॉर्मल से एक हेडिंग प्रेजेंट हो रहा होगा। मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे कि मैं इसे आपको अच्छे से समझा सकूँ। आपको नॉर्मल से यहाँ पर एक हेडिंग प्रेजेंट होगा ब्लैक कलर का और इसका फ़ॉन्ट बोल्ड है क्योंकि ये हेडिंग है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें एक पैरा भी लिख लेता हूँ, लोरेम। मैंने यहाँ पर एक हेडिंग टैग और एक पैरा टैग दोनों लिख लिया और इसका आउटपुट यदि आप देखेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा आउटपुट आएगा। अब मैं इस पर CSS अप्लाई करता हूँ, इनलाइन CSS। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं इनलाइन CSS पढ़ा रहा हूँ और मैंने आपको बताया था कि इनलाइन CSS को आप टैग्स के अंदर ही लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं H1 पर अप्लाई करता हूँ। तो H1 पर अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिखेंगे स्टाइल STY लिखने के बाद ही आपको स्टाइल सजेशन में आ जाएगा। इंटर क्लिक करेंगे। अब इस स्टाइल टैग के अंदर जो भी आप प्रॉपर्टी लिखेंगे, मैं CSS की हर एक प्रॉपर्टी आपको पढ़ाऊंगा। मैं बस आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे अप्लाई किए जाते हैं। तो उसमें मैं 1-2 टैग आपको लिखकर बता रहा हूँ जो कि नॉर्मल से हैं। मैं कलर प्रॉपर्टी यूज करूँगा, कलर रेड। आपको मैं हर एक टैग पढ़ाने वाला हूँ कि CSS के कौन कौन से टैग होते हैं। ये कलर टैग जो कि नॉर्मली आपके टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए यूज होता है।
अब आप फिलहाल केवल ये समझ लीजिए कि कलर टैग टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए होता है। जब हम एक्सटर्नल सीएसएस पढ़ लेंगे तो वहाँ पर एक एक करके हर एक सीएसएस को टैग कोड देखेंगे, जिससे कि आपका हर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं बस यहाँ बता रहा हूँ कि कैसे आप इनलाइन में सीएसएस को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना था, आपको स्टाइल टैग लिखना था और स्टाइल टैग के अंदर आपको एक कलर प्रॉपर्टी आती है COLOR, और उसमें आप रेड कलर अप्लाई कर दिया आपने। तो यदि इसका आउटपुट मैं देखूंगा तो हमारा जो हेडिंग है वो रेड कलर का हो चुका है, यानी इनलाइन सीएसएस अप्लाई हो चुकी है। मैं आपको एक दोबारा बताता हूँ। आपका ये नॉर्मल सा हेडिंग एलिमेंट था, इसमें आप जाएंगे और स्टाइल लिखेंगे। स्टाइल लिखने के बाद इसमें आपको सीएसएस की प्रॉपर्टी लिखनी होती है। तो मैं नॉर्मल सा कलर प्रॉपर्टी यूज करूँगा और कलर दे दूंगा ब्लू। पिछली बार मैंने रेड दिया था, इस बार मैं ब्लू देता हूँ। तो आउटपुट यदि आप देखेंगे तो हमारे सामने ब्लू कलर के हेडिंग आ चुकी है, यानी आपका आउटपुट ब्लू हो चुका है। और यदि मैं पैरा का कलर चेंज करना चाहूँ तो नॉर्मल सा पी टैग में यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर स्टाइल लिखूँगा, इंटर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर कलर ग्रीन करता हूँ। और यदि आउटपुट इसका मैं आपको दिखाऊं तो हमारा जो पैरा है वो बिल्कुल ग्रीन हो चुका है। यानी अब आप समझ चुके कि कैसे इनलाइन सीएसएस यूज किया जाता है अपने वेब पेजेस पर। तो मैं इन दोनों को हटा देता हूं और इनके हटाने के बाद जब आप वेब पेज देखेंगे तो नॉर्मल पहले जैसा हो चुका है। यानी आप समझ गए कि इनलाइन सीएसएस का यूज कैसे किया जाता है। आप डायरेक्ट टैग में ही स्टाइल टैग का यूज करके उसमें सीएसएस अप्लाई करते हैं। अब हम देखने वाले हैं इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस का यूज कैसे किया जाता है। इंटरनल सीएसएस हेड टैग में स्टाइल टैग के अंदर लिखा जाता है और उसमें एलिमेंट्स को सेलेक्ट किए जाते हैं। मैं आगे के टॉपिक में आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं और उसके लिए कौन कौन से प्रॉपर्टी यूज होती है। आप बस यहाँ पे सिंपल समझ जाइए कि हेड टैग में जो स्टाइल टैग होता है उसके अंदर आप किसी पर्टिकुलर टैग या पर्टिकुलर आइटम पर अपने हिसाब से स्टाइल लगा सकते हैं। तो मैं इसे VS कोड में ओपन करता हूँ और ये रहा हमारा हेड का एरिया टाइटल के नीचे। यहाँ पे मैं स्टाइल टैग लिखूँगा। मैं थोड़ा गैप बना देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। स्टाइल टैग मैंने लिखा, तो मैंने हेड के अंदर स्टाइल टैग लिख दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं H1 पर कलर की प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाला हूँ। पहले मैंने इनलाइन में अप्लाई किया, अब मैं इंटरनल में अप्लाई करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1, उसके बाद ब्रैकेट, अब लिखूँगा कलर रेड। यानी मैंने H1 लिखा, यानी मैंने H1 टैग को सेलेक्ट किया और उसमें कलर की प्रॉपर्टी दी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं CSS का सिंटेक्स। आप जब एक्सटर्नल CSS या फिर इंटरनल लिखते हैं तो उसमें लिखने की एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि नॉर्मल आपने इनलाइन में लिखा तो आपने एक लाइन में लिख दिया, लेकिन जब आप इंटरनल या फिर एक्सटर्नल यूज करते हैं तो आप पहले लिखते हैं आइटम। जिस आइटम को आप सेलेक्ट करना होता है, यानी आप उस एलिमेंट को लिखते हैं जिस एलिमेंट को सेलेक्ट करना होता है। इसकी कई सारी प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पर आप क्लास से भी सिलेक्ट करते हैं, ID से भी करते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर आप केवल ये समझ जाइए कि जिस एलिमेंट पर आपको लगाना होता है आप उसे यहाँ लिखते हैं H1 की जगह पर, और उसके बाद ये ब्रैकेट्स होते हैं और ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले लिखा जाता है वो प्रॉपर्टी जो आप अप्लाई करना चाहते हैं। यानी मैं यहाँ पर कलर की प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैंने कलर लिखा और उसके आगे होता है आप कितनी मात्रा में यानी कितनी वैल्यू में अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे कलर है, यदि यहाँ पे कलर की जगह पर हाइट होता तो उसके सामने आप उसकी मात्रा लिखते हैं कि कितनी मात्रा में उसके हाइट बढ़ाना चाहते हैं, विड्थ बढ़ाना चाहते हैं, फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहते हैं। यानी आप सिंटेक्स समझ सकते हैं कि पहले आप उस एलिमेंट को लिखते हैं जिस एलिमेंट पर अप्लाई करना होता है, उसके बाद ब्रैकेट्स होता है और ब्रैकेट में उसके बाद लिखा जाता है जिस प्रॉपर्टी को आप अप्लाई करना चाहते हैं CSS में, और उसके बाद सामने लिखा जाता है उसकी मात्रा कि कितनी मात्रा में वो प्रॉपर्टी आप अप्लाई करना चाहते हैं या उसकी कौन सी वैल्यू अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कलर हो गई वो प्रॉपर्टी जो मैं टेक्स्ट पे लगाना चाहता हूँ और उसकी कौन सी प्रॉपर्टी यानी रेड वाला कलर में लगाना चाहता हूँ। यदि यहाँ पे हाइट होता तो कितनी मात्रा में हाइट, तो मैं आगे उसकी हाइट बता देता यहाँ पर कि कितनी मात्रा में हाइट अप्लाई करना चाहता हूँ। तो ये हो गई इनलाइन CSS। इनलाइन CSS जो कि हेड टैग के अंदर आपको स्टाइल टैग में लिखना होता है। सबसे पहले आप स्टाइल टैग को ओपन और क्लोज कर देते हैं और उसके अंदर आप आइटम्स को सेलेक्ट करके नॉर्मली सा CSS अप्लाई कर देते हैं। यदि मैं यहाँ पर पी टैग पे भी अप्लाई करना चाहूँ कलर ब्लू, और यदि आउटपुट आप इसका देखेंगे तो पी टैग का भी कलर ब्लू हो चुका है। यानी आपने जिस प्रकार इनलाइन में चेंज किया वैसे ही आप इंटरनल में भी कर सकते हैं। एक्सटर्नल CSS के लिए आपको एक एक्स्ट्रा फाइल बनानी पड़ती है CSS एक्सटेंशन के साथ और उसे अपने HTML पेज से लिंक करना पड़ता है। मैंने वो यहाँ पे लिख दिया है जिस टैग से आप उसे लिंक करते हैं। तो सबसे पहले मैं VS कोड में जाता हूँ और मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेता हूँ style.css।
ये स्टाइल डॉट सी एस एस हमारा पेज बिल्कुल खाली है। अब इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आते हैं और हेड टैग के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है लिंक। लिंक लिखकर आप जब इंटर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा कोड आएगा। लिंक टैग में जो पहली प्रॉपर्टी होती है रिलेशन, यानी इसका रिलेशन हमारे पेज के स्टाइल से रिलेटेड है। दूसरी प्रॉपर्टी आती है HREF, यानी आपके CSS के पेज का लिंक, जिससे कि आपका HTML के पेज से कनेक्ट हो सके और आपके HTML के एलिमेंट पर CSS अप्लाई हो सके। यानी HREF में आप अपने CSS के पेज का लिंक डालेंगे .style.css, मैंने लिख दिया। अब मैं H1 को सेलेक्ट करूंगा अपने एक्सटर्नल CSS में। मैं यहाँ पे style.css को ओपन कर लेता हूँ और H1 लिखता हूँ कलर रेड। यदि इसका आउटपुट मैं आपको दिखाऊं तो हमारे H1 का कलर रेड हो चुका है। अब आप समझ चुके होंगे कि यदि आपको एक्सटर्नल CSS का यूज करना है तो आपको एक्स्ट्रा फाइल बनानी पड़ेगी CSS के लिए, और उसके बाद आप उसे लिंक टैग के माध्यम से हेड टैग में लिखेंगे, जिससे कि आपके HTML पेज से आपका ये एक्सटर्नल CSS लिंक हो सके। इसमें जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो तो REL यानी रिलेशन, आपका इस पेज से रिलेशन क्या है, तो हमारे CSS पेज का रिलेशन HTML से स्टाइल शीट का है। वहीं दूसरी प्रॉपर्टी होती है HREF, आप इसमें अपने CSS पेज का लिंक डालते हैं जिससे कि आपका HTML पेज उससे कनेक्ट हो सके। उसके बाद नॉर्मली आप style.css जो कि एक्सटर्नल फाइल है उसमें जाकर आप किसी प्रॉपर्टी से इजीली कोड लिख सकते हैं। मैं P को सिलेक्ट करता हूँ और इसका लिखता हूँ कलर ग्रीन। इसका आउटपुट आप देखेंगे तो हमारा ये पैरा टैग भी ग्रीन हो चुका है। आपने तीनों तरीकों से समझ लिया है कि कैसे आप इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS का यूज अपने पेज के साथ करते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को रोककर आप एक बार जाकर इन तीनों तरीकों को अप्लाई करके अपने हाथों से कोड लिखिए और देखिए कि आखिर इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्योंकि आप कोड जितनी बार लिखते हैं आपको उतना ही याद होता जाता है और आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाता है। और आपको मैं एक बात बताता हूँ, यदि आपने तीनों तरीके किसी एक ही टैग पर अप्लाई कर दिया है, जैसे H1 पर मैंने इनलाइन ही लगा दिया, इंटरनल भी लगा दिया और एक्सटर्नल भी लगा दिया, तो आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी। जैसे मैंने इनलाइन में कर दिया कि उसका कलर रेड होगा, इंटरनल में कर दिया कलर ग्रीन होगा, वहीं एक्सटर्नल में कर दिया कि कलर येलो होगा। तो आप सोचिए कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी। तो सबसे पहले इनलाइन की प्रायोरिटी होती है, उसके बाद इंटरनल की, उसके बाद एक्सटर्नल की। यानी इनलाइन की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, उसके बाद इंटरनल की, उसके बाद एक्सटर्नल की। अब बात करते हैं सिलेक्टर इन CSS। मैं आपको बता दूं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इसे ध्यान से समझिएगा। सिलेक्टर का यूज किया जाता है HTML टैग या फिर आइटम्स को सिलेक्ट करने के लिए, जिससे कि हम एक्सटर्नल CSS फाइल में उन्हें डिजाइन कर सकें। और इनकी कई सारी प्रॉपर्टी होती हैं, यानी कई तरीके से हम HTML टैग्स पर अप्लाई करते हैं उन्हें डिजाइन करने के लिए। तो मैं एक एक कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करके बताने वाला हूँ, इसीलिए ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। मैंने एक CSS और index.html दोनों फाइल बना ली हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं राइट साइड अपने CSS फाइल ओपन कर लेता हूँ और लेफ्ट साइड HTML फाइल, जिससे कि आपको समझना आसान हो जाएगा। तो आप CSS फाइल पर क्लिक करेंगे और राइट साइड के इस आइकन पर क्लिक करने के बाद आपका राइट साइड में CSS हो चुका होगा, लेफ्ट साइड में आप HTML ओपन कर लेंगे। तो ये हो गई है हमारी स्क्रीन, दो भागों में डिवाइड होगी और राइट साइड हमारा CSS है और लेफ्ट साइड हमारा HTML है। अब आपको दोनों कोड एक जगह दिखने को मिलेगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर इन CSS। मैं आपको बता दूं यूनिवर्सल सेलेक्टर वो सेलेक्टर होता है जब आप किसी स्टाइल को पूरे बॉडी पर अप्लाई करना चाहते हैं अपने HTML में, तो यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज किया जाता है। मान लो आपको वो प्रॉपर्टी लिखनी है जो कि आपको बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े, आप चाहते हैं कि एक ही बार लिखूं और आपके पूरी बॉडी पे अप्लाई हो जाए, तो यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज किया जाता है। तो मैं बॉडी में कुछ टैग्स लिख लेता हूँ, जैसे H1, दिस इज H1। उसके बाद मैं फिर से लिखता हूँ H1, दिस इज H2। उसके बाद मैं नीचे पैरा टैग लिखता हूँ, दिस इज पैरा। उसके बाद पैरा 2। यानी हमने 4 टैग लिखी है, 2 H1 टैग और 2 P टैग। अब मैं चाहता हूं मेरे बॉडी के अंदर जितने भी टैग हैं, जितने भी टेक्स्ट वाले टैग हैं, उनका कलर ब्लू हो जाए, तो हम यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज आपके पूरी बॉडी पर किसी CSS प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए किया जाता है। तो हमने पहले CSS को लिंक करा लिया लिंक टैग की हेल्प से, जो कि मैंने आपको बताया था। अब हम CSS में अपने यूनिवर्सल सेलेक्टर लिखने वाले हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि यूनिवर्सल सेलेक्टर कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले आप शिफ्ट पर क्लिक करके 8 क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टार लिखा जाएगा। स्टार लिखने के बाद आप ये ब्रैकेट लिखेंगे
और इसके अंदर आप CSS के प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। यानी आप समझिए यूनिवर्सल सेलेक्टर कैसे लिखा जाता है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले आप स्टार लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे और इसके अंदर आप CSS की प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो ये होती है हमारी यूनिवर्सल सेलेक्टर लिखने का तरीका। इसके अंदर यदि आप सबसे पहले मैं आपको इसका आउटपुट दिखा दूँ जिससे कि आप CSS में होने वाले चेंजेस को देख पाएँ। अब मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर में लिखता हूँ कलर ब्लू। मैंने यूनिवर्सल सेलेक्टर में कलर ब्लू लिखा तो पूरी बॉडी में जितने भी टेक्स्ट हैं उनका कलर ब्लू हो जाना चाहिए। और जैसा कि वैसा ही हुआ, हमारा दोनों हेडिंग और दोनों पैरा टैग का कलर ब्लू हो चुका है। यदि मैं लिख दूं यहाँ पर कलर रेड, आप देखेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी टेक्स्ट थे सभी का कलर रेड हो चुका है। यानी आप समझ गए होंगे कि यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ वहाँ किया जाता है जब पूरी बॉडी पर किसी CSS प्रॉपर्टी को अप्लाई करनी होती है। तो आपने यूनिवर्सल सेलेक्टर समझ लिया। अब हम देखने वाले हैं एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर का यूज वहाँ किया जाता है जब आपके बॉडी के अंदर किसी खास एलिमेंट को CSS से डिजाइन करना है। जैसे आप यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी पे अप्लाई हो जाता है। हमने यहाँ पर H1 और P1 दोनों लिखा था तो हमारे दोनों का कलर ब्लू हो गया है। लेकिन चाहते हैं कि बॉडी में जितने H1 हैं उनका कलर चेंज ना हो, या फिर बॉडी में जितने भी H2 या फिर अदर टैग है उनका चेंज ना हो, लेकिन बॉडी में जितने भी P टैग हैं उनका कलर चेंज हो जाए। यानी आप समझ चुके होंगे कि एलिमेंट सेलेक्टर का यूज किया जाता है बॉडी में मौजूद कोई एक एलिमेंट जितनी बार आया हो उन सभी पर CSS अप्लाई करनी हो तो आप एलिमेंट सेलेक्टर का यूज करते हैं। जैसे कि बॉडी में हमारा फिलहाल 2 H1 टैग आया है और 2 P टैग आया है, तो यदि मैं इस पर यूनिवर्सल सेलेक्टर लगाता हूँ तो दोनों का कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बॉडी में जितने P टैग हों उनका कलर चेंज हो और H1 जैसा का तैसा रहे। तो मैंने CSS में नॉर्मल से लिखा P ब्रैकेट, उसके बाद कलर रेड। आप समझ चुके होंगे कि कैसे आप एलिमेंट सेलेक्टर को लिखते हैं CSS में। सबसे पहले आप उस टैग का नाम लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद आप CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। यदि इसका आउटपुट मैं आपके सामने देखूं तो हमारे पैरा टैग का कलर चेंज हो चुका है, लेकिन दोनों हेडिंग टैग जैसा का तैसा है। यूनिवर्सल में दोनों का कलर चेंज हो गया था क्योंकि पूरी बॉडी पर अप्लाई होता है, लेकिन एलिमेंट सेलेक्टर जो होता है वो आपके बॉडी के अंदर किसी खास एलिमेंट पर अप्लाई होता है। वो एलिमेंट जितनी बार आया हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यदि मैं यहाँ P के जगह पर चाहता हूँ कि मेरे केवल H1 का कलर चेंज हुआ है तो मैं H1 लिखकर कलर ग्रीन, यानी हमारी बॉडी में 2 H1 आया है और 2 पैरा आया है। यदि इसका आउटपुट देखेंगे तो दोनों H1 का कलर चेंज हो चुका है, वहीं पैरा जैसा का तैसा है। यानी आप एलिमेंट सेलेक्टर का मतलब समझ चुके होंगे कि किसी खास एलिमेंट जो आपकी बॉडी में जितनी बार आया हो वो चेंज हो जाए तो आप एलिमेंट सेलेक्टर का यूज करते हैं। अब हम देखने वाले हैं क्लास सेलेक्टर इन CSS। क्लास सेलेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है और इसे ध्यान से समझिएगा। जैसा कि पहले हमने यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज़ किया जो कि पूरी बॉडी को चेंज करता था, वहीं दूसरे नंबर पर हमने एलिमेंट सेलेक्टर की यूज़ किया जो कि किसी खास एलिमेंट को चेंज करता था। लेकिन क्लास वहाँ पे यूज़ किया जाता है जब खास किसी टारगेटेड टैग पर आपको CSS अप्लाई करनी होती है। जैसे हमारे पास 2 H1 है, यदि मैं एलिमेंट सेलेक्टर लगा दूँ तो हमारे दोनों H1 का कलर चेंज हो जाएगा, और यदि मैं यूनिवर्सल भी लगा दूँ तो पूरी बॉडी का चेंज हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे पहले का कलर चेंज हो और दूसरे का ना हो, तो वहाँ पे हमें क्लास का यूज किया जाता है। क्लास लिखने का एक तरीका होता है, तो मैं आपको बेसिक से सभी कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आप इस हेडिंग टैग में आएंगे और लिखेंगे क्लास। आप नॉर्मल से हेडिंग टैग में जाएंगे और लिखेंगे क्लास, और इसके अंदर आपको अपनी क्लास का नाम देना पड़ता है। तो मैं लिख देता हूँ फर्स्ट। यानी आपने समझ गया क्लास कैसे लिखना है। सबसे पहले आप टैग में जाएंगे, लिखेंगे क्लास, और उसके बाद आपको एक नाम देना पड़ता है। यानी आपने क्लास लिखना समझ लिया HTML टैग में। अब हम देखते हैं इसे CSS में कैसे यूज किया जाता है और इस पर CSS कैसे अप्लाई की जाती है। तो आप CSS आएंगे और यहाँ पे क्लास लिखने का एक तरीका होता है। सबसे पहले आप डॉट लिखेंगे और उसके बाद वो क्लास का नाम लिखेंगे जो आपने दिया था। यानी हमने यहाँ पर इस क्लास का नाम फर्स्ट दिया था, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉट फर्स्ट, उसके बाद ब्रैकेट। यानी आप समझ गए कि कैसे आप HTML में क्लास को लिखते हैं और उसी क्लास को कैसे CSS में एक्सेस करते हैं। अब हम इस पर CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, कलर रेड। हमने पहले H1 पे क्लास दे दिया फर्स्ट, उस क्लास को एक्सेस कर लिया और फिर इस क्लास पर CSS की प्रॉपर्टी लगा दी रेड, और इसका आउटपुट मैं आपके सामने रखूं तो हमारे पहले H1 का कलर रेड हो चुका है, वही दूसरा H1 जैसा का तैसा है, और दोनों पैरा भी वैसे के वैसे ही हैं। यानी क्लास का यूज किया जाता है जब आप किसी खास टारगेटेड आइटम्स पे CSS अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहाँ पर क्लास प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। और मैं आपको बता दूँ, एक क्लास का नाम आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक और H1 लिख देता हूँ, दिस इज S3। हमारे पास 3 H1 टैग हो गए। मैं चाहता हूं कि 2 H1 का कलर रेड हो जाए और एक H1 जैसा का तैसा रहे,
तो मैं दूसरे H1 पे भी आऊँगा और लिखूँगा क्लास, और मैं नाम वही सेम दे दूंगा जो मैंने ऊपर वाले को दिया था। यदि इसका आउटपुट आप देखेंगे तो हमारे पास दोनों H1 का कलर चेंज हो चुका है, वहीं तीसरा वैसे का वैसा ही है। यानी आप क्लास के एक नाम का यूज मल्टीपल टाइम कर सकते हैं। तीसरे का कलर ग्रीन हो जाए तो मैं लिखूँगा क्लास सेकेंड, और मैं यहाँ CSS में आकर लिखूँगा डॉट सेकेंड कलर ग्रीन। अब यदि इसका आउटपुट आप देखेंगे तो मेरे तीसरे हेडिंग का कलर ग्रीन हो चुका है, वहीं दो हेडिंग का कलर रेड है। यानी आप क्लास का यूज करते हैं किसी टारगेटेड एलिमेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए, डिजाइन करने के लिए, और आप एक नाम जो कि क्लास का रखते हैं उसे मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी क्लास की प्रॉपर्टी जो कि हम सिलेक्टर के रूप में यूज करते हैं अपने HTML टैग्स को एक्सेस करने के लिए। अब हम देखने वाले हैं आईडी सेलेक्टर इन आवर CSS। आईडी की प्रॉपर्टी बिल्कुल क्लास की तरह होती है, लेकिन इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले इसे लिखने का तरीका, और दूसरी बात इससे आप एक नाम मल्टीपल टाइम यूज नहीं कर सकते। हम VS कोड में आते हैं और मैंने जितने भी क्लास की प्रॉपर्टी लिखी मैं उसे हटा देता हूँ। मैं आपको बता दूं कि आईडी और क्लास दोनों सिमिलर दिखते हैं, उनमें केवल दो डिफरेंस होता है। सबसे पहला क्लास जो कि आप एक नाम मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, लेकिन आईडी में आप एक नाम को मल्टीपल टाइम यूज नहीं कर सकते। यानी आपकी हर आईडी यूनिक नेम होनी चाहिए। और दूसरी प्रॉपर्टी उसके लिखने का तरीका, आप नॉर्मल सा हेडिंग में जाएंगे और लिखेंगे आईडी। जैसे कि आपने क्लास का नाम दिया था सिमिलर, आईडी का भी नाम देंगे माई आईडी। जो मेरा पहला H1 टैग है उस पर मैंने आईडी का यूज किया और उसका नाम दिया माई आईडी। यानी आप इसको क्लास की तरह ही लिखते हैं, आप क्लास की जगह पर आईडी हो जाएगा और इसे सिमिलर नाम देना पड़ता है जैसे आपने क्लास का नाम दिया था। अब इसे CSS में एक्सेस करने के लिए आपको सबसे पहले हैच लिखना होगा। क्लास को आप डॉट से लिखते थे, लेकिन आईडी को हैच से एक्सेस किया जाता है। और आप यहाँ पे अपने आईडी का नाम लिखेंगे माई आईडी, और इसे ब्रैकेट लिखेंगे, और यहाँ पर आप CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कलर ब्लू। यदि इसका आउटपुट आप देखेंगे तो पहली हेडिंग जिस पर आपने आईडी माई आईडी लगाया था उसका कलर ब्लू हो चुका है। यानी आप समझ चुके होंगे कि क्लास का यूज भी सिमिलर आईडी की तरह किया जाता है, लेकिन मेन डिफरेंस होता है कि आप एक आईडी को मल्टीपल टाइम यूज नहीं कर सकते, वहीं क्लास को आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। और वहीं CSS में आप क्लास को डॉट से लिखते हैं, लेकिन आईडी को हैश से लिखा जाता है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। यदि मैं इस आईडी को दे दूँ सेम नेम दूसरे बार भी, तो इसका आउटपुट यदि आप देखेंगे तो हमारे दोनों का कलर चेंज हो चुका है। ये वर्क करता है, लेकिन ये लिखने का सही तरीका नहीं है। आईडी को आप हमेशा यूनिक रखते हैं, क्योंकि जब आप आगे पढ़ेंगे तो हमारे बहुत सारे कोडिंग में आईडी वर्ड की यूज़ किया जाता है, और आईडी वर्ड हमेशा किसी चीज़ को यूनिक रखने के लिए यूज किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आईडी को आप जो भी नाम रखेंगे वो यूनिक होना चाहिए। तो आप आईडी सिलेक्टर को भी समझ चुके हैं, जो कि सिमिलर क्लास की तरह है, बस इसे आप डुप्लीकेट नहीं ले सकते, और CSS में इसे यूज करने के लिए आप हैश से स्टार्ट करते हैं। अब हम देखने वाले हैं ग्रुप सेलेक्टर इन CSS। जैसे फिलहाल हमारे पास 3 H1 टैग हैं और 2 P टैग हैं, और मैं चाहता हूं H1 और P1 दोनों पर एक CSS प्रॉपर्टी अप्लाई हो। तो ग्रुप सेलेक्टर की यूज करने के लिए आप नॉर्मल सा CSS में आते हैं और टैग का नाम लिखते हैं। जैसे मुझे H1 पर अप्लाई करना है तो H1, उसके बाद कामा और P, उसके बाद ब्रैकेट कलर ग्रीन। इसका आउटपुट आप देखेंगे तो पैरा और हेडिंग दोनों का कलर चेंज हो चुका है। मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी लिख देता हूँ, जैसे मैं S3 लिख देता हूँ, दिस इज न्यू टैग। इसका आउटपुट यदि आप देखेंगे तो हमारे S3 का कलर चेंज नहीं हुआ है। मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। यदि इसका आउटपुट आप देखेंगे तो हमारे S3 का कलर चेंज नहीं हुआ, वहीं पर हमारे P टैग और H1 टैग का कलर चेंज हो चुका है। यानी ग्रुप सिलेक्टर के यूज आप करते हैं जब मल्टीपल टैग्स को किसी एक ही ग्रुप में डिजाइन करना हो या फिर CSS अप्लाई करना हो, तो आप ग्रुप सिलेक्टर के यूज करते हैं। हमने P टैग और H1 टैग दोनों को एक ही बार अप्लाई करना था CSS, तो हमने H1 लिखा, कामा लिखा, फिर P लिखा, और ब्रैकेट के अंदर उस CSS की प्रॉपर्टी लिख दी। यानी ग्रुप सिलेक्टर का यूज किया जाता है ग्रुप ऑफ टैग्स को एक ही साथ डिजाइन करने के लिए इन CSS। तो अब आप CSS से यूज होने वाले सभी सिलेक्टर्स के कॉन्सेप्ट को इजीली समझ चुके हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जाइए VS कोड में और खुद से सभी को अप्लाई करके उनमें CSS का कलर प्रॉपर्टी, या फिर यदि आपको CSS कोई और प्रॉपर्टी पता है तो उसको अप्लाई करके देखिए कि आखिर सेलेक्टर कैसे यूज किए जाते हैं और उनका वर्क कैसा होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश के साथ, CSS के किसी नए टॉपिक के साथ। तब के लिए बाय बाय।